हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी है सब। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा मैंने यूरोप का भारत में आगमन वो करा दिया पार्ट 1। अब पार्ट 2 हम लोग कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। आपको पता है घटना चक्र पूर्वालोकन का है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब देखते हैं। तो शुरू करते हैं। इससे एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। मुर्शिद कुली खान जो था वो मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ये 1717 से 1727 ईस्वी तक था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया। ये अपनी राजधानी जो है ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की थी। आप लोग याद रखिएगा, इजारा व्यवस्था जो है ये मुर्शिद कुली खान ने शुरू की थी। अलवर्दी खां उसके बाद 1740 से 1756 तक यूरोपियों की तुलना में मधुमक्खियों से की थी तथा यदि उन्हें ना जो ये अलवर्दी खान था ये अगला मतलब बना था और ये 1740 से 1756 तक था और ये यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से किया था। उसने कहा था यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी, यदि उन्हें छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार डालेंगी। ये कहा था अलवर्दी खान ने। इसका कैप्शन है। इसकी मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। जब इसकी मृत्यु हो गई थी तो इसका दौहित्र जो पुत्र था ये सिराजुद्दौला बना था। ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय हुई थी। ब्लैक होल की जो कथित घटना थी ये 20 जून को हुई थी 1756 में और सिराजुद्दौला के समय हुआ था। जे जेड हालवेल जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था। ये जे जेड हालवेल जो था ये एक इतिहासकार था। उसी मतलब के अंदर ये जेल में बंद था जिसमें वो बच गया था। इसने बताया था कि इसके अनुसार 18 फीट लंबे तथा 14 फीट और 10 इंच चौड़े कमरे में 146 अंग्रेज बंदी कर दिए गए थे और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति बचे थे। मतलब 146 में से आप समझ सकते हैं कि सब मर गए थे, सिर्फ 23 व्यक्ति बचे थे। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। ये घटना जो है ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक में सियार उल मुख्तरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारत में जो है ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है ये लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी की युद्ध के समय 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था और इसमें सिराजुद्दौला जो था वो हार गया था और उसके बाद इसने ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी वर्तमान में इसका नाम पलाशी है। का युद्ध मैदान जो है पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित है। ये जो है पश्चिम बंगाल राज्य जो है उसके नदिया जिले में भागीरथ नदी के किनारे स्थित है प्लासी। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 60 ईस्वी तक रहा है। 1765 से 67 ईस्वी तक रहा है। इस दौरान उसने अवध के नवाब जो है सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी। ये याद रखिएगा, अवध के नवाब जो थे सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी ये लॉर्ड क्लाइव ने। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। अंग्रेज सैनिकों का जो श्वेत विद्रोह था वो लॉर्ड क्लाइव के समय हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव जो था वो सफलतापूर्वक बंगाल में लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव का एक सैनिक के रूप में जन नेता था। क्लाइव जो था एक सैनिक के रूप में जन नेता भी था। विलियम पिट का यह कथन है कि यह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। एक विलियम पिट है इतिहासकार, वो कहता है कि ये स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। अलवर्दी खान के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम 1760 से 63 ईस्वी में सबसे योग्य था। ये अलवर्दी खान के मतलब जो उत्तराधिकारी थे सबसे ज्यादा कोई अगर इसमें योग्य था तो मीर कासिम था। मीर कासिम 1760 से 63 ईस्वी तक इसका कार्यकाल चला था। पुड़िया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। पुड़िया तथा जो रंगपुर के फौजदार के रूप में वो अपना योग्यता पहले ही दिखा चुका था। वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। आप लोग ये याद रखिएगा, राजधानी वाला क्वेश्चन पूछता है। वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज हस्तक्षेप अधिक ना कर पाए। इसलिए वो दूर रहना चाहता था मुर्शिदाबाद से कि अंग्रेज ज्यादा हस्तक्षेप ना कर पाए। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। मीर कासिम जो था वो मतलब सेना का गठन यूरोपीय पद्धति के अनुसार करना चाहता था। इसके द्वारा मुंगेर में तोपे तथा तोड़ेदार बंदूकें बनवाने की व्यवस्था की गई। इसके द्वारा ही मुंगेर में तोपे और तोड़ेदार बंदूकें
बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति की भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। वो मतलब आर्थिक स्थिति भी सुधारना चाहता था। जहाँ पे अंग्रेजों ने हर जगह कब्जा कर लिया था धीरे-धीरे, तो वो आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए थे। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े-बड़े जुर्माने लगाए गए, कुछ नए कर भी लगाए गए। जो अधिकारी मतलब चोर टाइप के थे, जो गबन किए थे मतलब उन पे उन्हें मतलब जो भी जुर्म-वुर्म दिया गया या फिर उन्हें जेल-वेल में भेजा गया और उनसे जुर्म लिया गया और कुछ नए कर की व्यवस्था भी की गई। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज ने मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर युद्ध में परास्त कर दिया था। याद करिए रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज जो था बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम, इनकी संयुक्त सेना थी और अंग्रेज अकेले थे। इन्होंने हरा दिया था। बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेज की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। जब अंग्रेजों ने हराया था और इस बक्सर का जो नेतृत्व कर रहा था युद्ध का, कमान जो था जिसके हाथ में, वो मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के समय बेंसिस्टार्ट बंगाल का गवर्नर था। बेंसिस्टार्ट जो था वो बंगाल का गवर्नर था बक्सर के युद्ध के समय। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। अब मतलब भारत में कोई भी अंग्रेज को चुनौती नहीं दे सकता था। इलाहाबाद तक का प्रवेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। दिल्ली का विजय मार्ग खुल गया। इलाहाबाद तक प्रवेश जो मार्ग था वो अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था और दिल्ली का विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर के युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर, दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। बक्सर का जब युद्ध हुआ था तो बंगाल का नवाब जो था मीर जाफर था और दिल्ली का शासक जो था शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि 19 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। जो इलाहाबाद की दूसरी संधि जो 16 अगस्त 1765 को हुई थी, उसमें शाह आलम को संरक्षण में ले लिया गया था। अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में ले लिया था और उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा का जो क्षेत्र है, मतलब कड़ा एक है इलाहाबाद में, वहाँ का जो क्षेत्र है, नवाब ने छोड़ दिए थे, शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 की संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी थी। जो शाह आलम द्वितीय था ये मतलब बंगाल का बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अपनी कंपनी बंगाल को बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी ये अंग्रेजों को दे दी थी। इसी समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का में बंगाल का गवर्नर था। इसी समय जो रॉबर्ट क्लाइव था ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल का गवर्नर था। इसी समय बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई और इसी समय में बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा शिताब राय की नियुक्ति की। अंग्रेज जो थे वो दीवानी के लिए बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त था। शाह आलम का जो जीवन था वो संपूर्ण आपदाओं से ग्रस्त था। उसे अंधा कर दिया गया और उसे अंधा कर दिया गया था। शाह आलम द्वितीय के समय में 803 में ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम के जो था द्वितीय, उसके समय में 1803 ईस्वी में ही दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 806 से 37 ईस्वी तक था। उसके बाद दूसरा जो था बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 तक था। ये मुगल बादशाह, लास्ट मुगल बादशाह यही था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। ये लोग जो थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बस पेंशन भोगी मात्र बन के रह गए। 1765 में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाले खासी जनजाति लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया था। ये लोग ये याद रखिएगा, तीरथ सिंह जो थे इसका नेतृत्व कर रहे थे खासी जनजाति, जब अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ रही थी। के.एम. पनिक्कर ने कहा है कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया था। कंपनी जो था 1765 से 1772 तक बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया था। तो ये ईस्ट इंडिया के बारे में था।
अब हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से एक मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो ये था मुर्शिद कुली खान, मैंने आपको करा दिया है। मुगल सम्राट फ़र्रुखसियर द्वारा 1717 में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर मतलब सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अंततः जो था मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो मुर्शिद कुली खान था अंतिम सूबेदार। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया था? तो प्लासी का युद्ध जो था वो ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया था। भारत में प्रभुत्व का आरंभ प्लासी के युद्ध से और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोही मीर जाफर, यार लतीफ राय दुर्लभ की सेना न्यायतब में थी। नवाब की अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे। सहसा एक गोली और रणभूमि से मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा था। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में सर्वप्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? तो प्लासी का युद्ध माना जाता है। इसका राइट आंसर है प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, अब वर्ष पूछ रहा है, तो 1757 में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो प्लासी के युद्ध में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव जो था ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है भारत में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी की युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश जो प्रभुत्व थी उसकी नींव रखी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को, और ये कहा था विलियम पिट ने। विलियम पिट का यह कथन था कि यह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है, ए हेवन बॉर्न अ जनरल। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस मैदान में हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में हुआ था। वर्तमान इसका नाम है पलासी। युद्ध जो है पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे पे स्थित है ये पलाशी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो आपको पता है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी। मीर कासिम अपनी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया राजधानी। संभवतः वो मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण से दूर रहना चाहता था और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेज वहाँ उसे उसके राज्य में हस्तक्षेप ना कर सके। अगला है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? तो बक्सर का युद्ध था। इसका राइट आंसर है बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ दिल्ली के सम्राट मुगल शाह आलम द्वितीय और सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त कर दिया था। इस युद्ध में मीर कासिम और अवध का नाम नवाब जो था शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एक तरफ थी, इनकी संयुक्त सेना थी, और अंग्रेज एक तरफ थी। ये 1764 में 22 अक्टूबर को हुआ था। फिर भी अंग्रेजों ने हरा दिया था और इसका नेतृत्व जो कर रहा था हेक्टर मुनरो। प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध में परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम था। वहीं बक्सर की विजय इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो बक्सर की लड़ाई थी। इसका राइट आंसर हुआ बक्सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है? तो यह है बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। इसका राइट आंसर है मीर जाफर।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो वो शाह आलम द्वितीय था। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त की थी, इसने दीवानी दे दी थी। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा का जो क्षेत्र था नवाब छोड़ दिए थे, शाह आलम को मिले वो। 12 अगस्त 1765 को फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल तथा बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी के अस्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब जो था, रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त था। उसे 1788 में अंधा कर दिया गया था। शाह आलम द्वितीय के समय में 803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय था, जिसका जो 806 से 1806 से 1837 ईस्वी तक उसका काल था, और बहादुर शाह द्वितीय जो था 1837 से 57 तक था। ईस्ट इंडिया कंपनी की ये लोग बस पेंशन भोगी, इन्हें बस पेंशन दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो अभी हमने पढ़ा है, मुगल सम्राट ने प्रदान की थी। अगला है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी पर अधिकार कर लिया गया था? तो ये लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। अगला क्वेश्चन, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो इसका सन पूछ रहा है। तो इलाहाबाद की दूसरी संधि के दौरान 12 अगस्त 1765 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, इलाहाबादी संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव को मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था मोहम्मद रजा खान को। इसका राइट आंसर है मोहम्मद रजा खान। अगला क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस प्रवती जनजाति के संपर्क में आए थे? तो अभी हमने पढ़ा था खासी जनजाति, इसका राइट आंसर है खासी। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात 1765 में सिलहट आए। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक और सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सींग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थरों का प्रयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे खासी जनजाति के संपर्क में आए। अगला क्वेश्चन है, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, कौन सा गलत है? राजा टिकैत राय नवाब आशुफ-दौला के अर्थ मंत्री थे। और अगला दिया हुआ इसमें ऑप्शन, अवध के नवाब के राजा सामंतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। इसमें सही पूछा तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये दोनों सही है। राजा टिकैत राय नवाब आशुफ-दौला दीवान या अर्थ मंत्री थे। अतः कथन एक सही। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्त की गई। उदाहरतः आशुफ-दौला के दीवान राज टिकैत राय और राजा झाऊ लाल एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री सेना नायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही क्रम इसमें पूछ रहा है। तो इसमें सही क्रम होगा अंबर युद्ध, जो प्लासी, फिर युद्ध वाडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। इसका राइट आंसर हुआ बक्सर का युद्ध। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत के अनुसार सही क्रम, अंबर का युद्ध 1749 में हुआ। मुजफ्फरगंज, चंदा साहिब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने बेलूर के समीप अंबर या अंबुर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी थी। मुजफ्फरगंज दक्कन का सूबेदार बन गया। मुजफ्फरगंज जो था वो दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपनी हितकारी ड्यूप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगलों प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त किया। उत्तरी सरकार के कुछ जिलों में भी फ्रांसीसियों को दे दिए गए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फरजंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। अब प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया था। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परागनों की जिम्मेदारी से परिष्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड निजी भेंट की।
अगला है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है काउंट डी लाली ने किया था और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट ने किया था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अब अगला हम लोग देखते हैं, उस समय फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। तो काउंट लाली इसका राइट आंसर है, काउंट लाली। अगला है वांडीवास की युद्ध 1760 में किसको हराया गया था? तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें सही पूछा है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यही सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मराठा। मराठों ने सबसे ज्यादा अंग्रेजों का विरोध किया था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेजों की की खानी पड़ी। सालाबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। वेलजेली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही शक्ति को समाप्त कर दी। ये ब्रिटिश सर्वोच्च की स्थापना की, अपने ब्रिटिश की सर्वोच्चता की स्थापना की। तो इस टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितना भी दिया हुआ था ये घटना चक्र में, मैंने करा दिया और वो टॉपिक भी करा दिया। अब अगला हम देखेंगे ये टॉपिक क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर। तो फिर अगर वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।